जब लंदन में बैठे थे तो बातें अफाम तफहीम की हो रही थी, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। साफ करना है तो 1947 से शुरू करें। मियां नवाज शरीफ के बयान से कुछ थोड़े से परेशान हो गए। आते तो ये भी एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के है कि नवाज शरीफ अपने बलबूते पे वापस आए। अभी आप ये रिजीम चेंज की साजिश में शामिल हुए। काजी फायज तीन नए मुकदमे लेकर आ गया मार्केट में ना, उन्होंने भी गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। इन तमाम चीजों में एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी। और क्या ये एस्टेब्लिशमेंट के आप खिलाफ जाना चाहते हैं? सियासतदान तो सारे बैठ जाते हैं नसीम साहब, अगर नहीं कोई बंदा बैठता तो वो इमरान खान है। पीटीआई का तो बहुत बुरा वक्त नजर आ रहा है मुझे आने वाले इलेक्शन में। बल्ला बैलेट पेपर पे नहीं होगा। कसूर एस्टेब्लिशमेंट का भी है और सियासतदानों का भी है। अस्सलाम वालेकुम। नया दौर मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम है खबर गर्म के साथ मैं हूं सज्जाद अनवर और मैं हूं नसीम सिद्दीकी। सज्जाद साहब, ये लाहौर में क्या करवा रहे हैं? लोगों की यादाश्त वापस आना शुरू हो गई है। जब लंदन में बैठे थे तो बातें अफाम तफहीम की हो रही थी कि जी पुरानी बातें भूल जाएं, अब हमें आगे चलना है। यानी कि जो गरीब मर रहा है, जो पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। लड़ाइयां लड़ रहे हैं जी कि उसको सजा दे, उसका एहतसाब करे। फिर एहतसाब करना है तो 1947 से शुरू करे, लियाकत अली खान के मर्डर से शुरू करे, बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ था। ये बातें भूल क्यों नहीं जाते, आगे क्यों नहीं चलते और ये माजी में क्यों घुसे रहते हैं? जी सज्जाद साहब। मेरा ख्याल है आप मियां नवाज शरीफ के बयान से कुछ थोड़े से परेशान हो गए। मियां साहब ने तो यही कहा है ना कि उन्होंने कहा मैं सादा वजीर आजम नहीं बनूंगा, ना सादा वजारत आला लेंगे हम पंजाब की, हम तो हिसाब लेंगे भाई। जो हमारे साथ आपने 2017 में किया और जो जिस तरह से जनरल फैज ने जाके हम जस्टिस सिद्दीकी से कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत रायगा ना करना और मियां नवाज शरीफ को रिलीफ ना देना, लेकिन ये तो अनफॉर्चुनेट पार्ट है ना हमारी पॉलिटिक्स का और ये चलता रहता है। आजकल पीटीआई को शिकायत है। तो देखें, अगर मियां नवाज शरीफ कहता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है और 2017 में मुझे नाजायज तरीके से मेरी गवर्नमेंट को हटाया गया और जस्टिस साकिब निसार इस्तेमाल हुए, उसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज ने मिल के मुझे डिसलॉज किया और एक ऐसे बंदे को लेकर आए जिसके साथ इनकी दो साल भी ना चले, 3 साल के बाद लड़ाई शुरू हो गई और आज मुल्क का एक क्राइसिस में है। तो वो कौन सी गलत बात कर रहे हैं नसीम सिद्दीकी साहब? नहीं सज्जाद साहब, ये देखिए आपने बड़ी अजीब बात की है। वैसे आप देखें कि बात अगर हम फिर 90s पे चले जाते हैं, उस वक्त क्या दींगा मुश्ती हो रही थी। बेनजीर की गवर्नमेंट गिराई, नवाज शरीफ आ गया। आते तो ये भी एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के है। इनको जब जुनेजो साहब की गवर्नमेंट खत्म की थी तो इनको कौन लेके आया था? ये भी तो जनरल जिलानी की उंगली पकड़ के ही आए थे ना। ये दूसरों की तो बात करते जी। जी जी यार, इस साइकिल को किसी ने तोड़ना है ना, ये दायरे को तोड़ना तो है किसी ने कि ये मतलब हर दफा वो ज्यादती करें लोग इनके साथ और ये भूल जाएं और हर दफा नया आगाज करें और फिर ज्यादती हो। तो नहीं, या तो ये कहे ना सज्जाद साहब, या तो ये कहे कि नवाज शरीफ अपने बलबूते पे वापस आए। 4 साल ये बाहर क्यों बैठे रहे? 4 साल इनको इशारा नहीं मिला है। तो जिस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, कल की एस्टेब्लिशमेंट के, तो आज की एस्टेब्लिशमेंट के तो कंधों पे बैठ के ये वापस आए हैं। जिस तरह इनके केस खत्म हो रहे हैं, मेरिट पे कोई केस खत्म हो रहे हैं, इनको तो आते साथ जेल जाना चाहिए था। जेल तो नहीं गए ना। तो जब आपके अब आप समझे कि अब आपकी बारी आई हुई है, उस वक्त उनकी बारी आई हुई थी, तो इसमें गिला क्या करना? आगे चलें। अभी भी जो कहते हैं वजारत आला नहीं चाहिए, वजारत आज़मा नहीं चाहिए, आपको तो तश्तरी में रख के दी जा रही है। आपकी क्या पॉपुलैरिटी है? अवाम के अंदर कोई पॉपुलैरिटी है? आप एक जलसा करके या अवाम में जाके तो दिखाएं। तो बात यह कि आप भी किसी के कंधों पे बैठ के आ रहे हैं। वो भी आए थे। पाकिस्तान का यही निजाम है। पर ठीक है, आगे चलें। जी सज्जाद साहब। नहीं नहीं, लेकिन आगे फर्ज करो ये चल भी पड़ते तो क्या कप्तान आगे चलेगा? वो भी तो वहीं खड़ा है, वो कहता है मैं लड़ूंगा। जो उसने 6 मिनट बात की है 3 दिन पहले अदालत में, वो जो खास तौर पे जेल में कोर्ट लगी थी उसमें भी उसने भी कहा कि मैं फाइट बैक करूंगा। तो यहाँ पे पीछे कौन हटता है सिद्दीकी साहब? आप अकेले नवाज शरीफ को कैसे कह सकते हैं कि वो पीछे हट जाए? देखिए ना, नवाज शरीफ तो 35 साल से उसकी सियासत चल रही है ना। वो इसी तरह की सियासत है। जब मुल्क मुश्किल में होता है, अपने ऊपर मुश्किल होती है, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वहां बैठ के प्लानिंग करते हैं, लंदन प्लान बनाते हैं, फिर आके पाकिस्तान पे हुकूमत करनी शुरू करते हैं। इन्होंने दिया क्या है? इमरान खान की सियासत तो सबके सामने, चलो उसको 3.5 साल की हुकूमत मिली, उसमें भी कोविड आ गया, लेकिन फिर भी जिस दिन उसकी हुकूमत की, उस दिन आपकी रेमिटेंस भी बेहतर थी, टैक्स कलेक्शन भी बेहतर थी, एक्सपोर्ट्स भी बेहतर थी, साजिशें तो चल रही हैं।
अगर पहले आपके खिलाफ साजिश हुई, अभी आप ये रिजीम चेंज की साजिश में शामिल हुए, आपने मुल्क का बेड़ागर कर दिया, तो नवाज नहीं शरीफ नहीं, क्योंकि तो जो सबसे ज्यादा बेहतरी, सीनियर लीडर है, नहीं तो उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा ग्रोथ, बनती है। तो सिद्दीकी साहब, जो ग्रोथ नवाज शरीफ के जमाने में थी, जो डॉलर की कीमत थी, जो अजनास की कीमतें थी, जिस तरह से डॉलर था, वो इमरान खान उसको मेंटेन कर सका था? देखिए बिल्कुल मेंटेन क्या कर सका, अगर आप उस वक्त देख लें जो इमरान खान के जमाने में तो ग्रोथ 0% पे चली गई थी। नहीं अफराते ज़र आप देखिए उस 6% वक्त से कम हुआ है, 0% पे जीडीपी ले आया था। आपका 6 के ऊपर गया है उस वक्त। बात यह है कि मैं को पीटीआई इमरान खान की फेवर नहीं कर रहा, बात यह है कि हालात तो अच्छा, बहरहाल हर दौर में ही ऐसे रहे फिर ना, हम गरीब उसी बात गरीब पे तो गरीब से तर हो गया है। चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ करंट अफेयर पे रहें। सिद्दीकी साहब, जी ये जी जी बताएं जी। कि ये जो काजी फायज साहब लगे हुए हैं, वो उस पर भी तो बात करें ना। देखें, आज इमरान खान जेल में है, उसके खिलाफ सारी प्रोसीडिंग जेल में हो रही है, लेकिन काजी फायज तीन नए मुकदमे लेकर आ गया मार्केट में ना। फैजाबाद धरना और शाहिद सिद्दीकी का केस, जो जिस तरह से शौकत उसको सिद्दीकी, जज के तौर से हटाया गया, शौकत सिद्दीकी। सॉरी शौकत सिद्दीकी, और तीसरा केस जुल्फकार अली भुट्टो का रेफरेंस। तो क्या ये आने वाले दिनों में काजी फाइज जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो नो गो एरियाज बना दिए उन्होंने, जिधर हमारी जुडिशरी आमतौर पर जाती नहीं है, तो काजी साहब तो उधर जा रहे हैं सीधे। और मियां अब आप नवाज देखिए शरीफ सजाद भी से बड़ा अच्छा और पॉइंट मियां आपने नवाज उठाया शरीफ है। भी वही बात कर रहे हैं कि मैं देखिए अब उनसे आप हिसाब लूंगा। ये देखिए ना, हाँ, मतलब ये सजाद साहब भी इनके काजी फाइजी साहब बड़े मोहतरम है मेरे लिए, उन्होंने भी गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। क्या इस कौम का मसला ये वाले सारे जो अपना केसेस लगाए हैं ये है या गुर्बत है या इस मुल्क का मकसद मईशत है? जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब मोहतरम बात करते थे, खत लिखा करते थे, जब उनको खत लिखा गया इमरान खान की तरफ से तो बड़ा उन्होंने अजीबोगरीब रिएक्शन उसका दिया। उसके बाद जिस तरह वो सो मोटो की बात करते थे या बेंचेस बनाने की बात करते थे, अब क्या हो रहा है? अभी तो हम ख्याल जो है वो बेंच बनाए जा रहे हैं, पहले ये बहुत कहते थे कि सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया, तो क्या ये अब जो बेंच बना रहे हैं उसमें सीनियर तरीन जजेस को शामिल कर रहे हैं? बात ये है कि कॉलो फेल में तजाद आ रहा है, वही चीजें सारी रिपीट हो रही हैं नहीं जिसका नहीं, अवाम को कोई फायदा नहीं है। अवाम को ओ क्या भाई फायदा मेरे इन सारी चीजों का? सिद्दीकी साहब, पर मुझे ये बताएं, इकॉनमी ठीक करने के लिए काजी फायज ने क्या करना है? काजी फायज ने तो इंसाफ करना है, फैसले देने हैं जिससे इकॉनमी बेहतर हो सकती है। और काजी फायज अगर भुट्टो साहब का वो रेफरेंस जो कि 12 साल से किसी चीफ जस्टिस ने उसकी तरफ नहीं देखा, एस्टेब्लिशमेंट से डरते हुए अगर उसने उसको झाड़ पूंछ के दोबारा लगा लिया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और इसी तरह शौकत सिद्दीकी को जिस बुरे तरीके से जुडिशरी से निकाला गया था, अगर उसका केस लगा लिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? फैजाबाद धरना एक हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए दिया गया था, अगर वो केस लगा लिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? इकॉनमी का इससे क्या ताल्लुक है? क्या लेना देना है इसमें? अच्छा चले, बड़ी अच्छी बात आपने की। मैं इसमें ये बताता हूँ कि जो जो आपने बातें की हैं इन तमाम चीजों में स्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी। और क्या ये स्टैब्लिशमेंट के आप खिलाफ जाना चाहते हैं, काजी फायजी साहब या नवाज शरीफ साहब? और अगर जो स्टैब्लिशमेंट इनको लेके आई है, जिस तरह इनकी बैकिंग हो रही है हर चीज में, आपने देखा कि किस तरह बंदयाल साहब का रास्ता रोका गया था, किस तरह अपना मौलाना फजल रहमान की जमात का धरना करवाया गया, सबके सामने है। तो ये साजिशें तो हर दौर में चल रही हैं, आगे चले। अभी ये पीआईए वालों को बुलाएं कि पीआईए में किस तरह खुर्द-बुर्द हो रही है, स्टील मिल की निचकारी करवाएं। इस तरह के केसेस लें जिनका इकोनॉमी से ताल्लुक है, जिस तरह लोगों की जेबों से पैसा निकाला जा रहा है, बिजली के बिलों की मद में, गैस के बिलों की मद में, इतने बड़े-बड़े स्कैंडल है, उनको खोले ना, उनको लेके आए ताकि एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो। एक नौजवान जो डिग्रियां लेके मारा-मारा फिर रहा है उसको कोई नौकरियां मिले। इस तरह के गड़े मुर्दे उखाड़ के केसेस लगा के अब तो शौकत सिद्दीकी साहब तो रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए, बल्कि उनके रिटायरमेंट का वक्त भी गुजर गया है। तो इस तरह के केसेस करने से क्या क्या फायदा होगा? मुझे आप बताएं सजाद साहब, को फायदा है? नहीं, वो तो आप हर चीज को कह रहे हैं कि ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, तो फिर इस मुल्क को ठीक कैसे करना है? ये जो ज्यादतियां हो रही, मुझे ये बताएं, इस वक्त आप कहते हैं इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, तो इस ज्यादती का कोई कल को अदाला अगर वो इमरान खान करना चाहेगा तो आप समझेंगे कि ये बुरी बात है? इसके लिए तो सियासत सारे सियासतदानों को इकट्ठा बैठना चाहिए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो नवाज शरीफ के ऊपर जो पनामा का केस था, क्या इमरान खान ने बनाया था? वो सारे सियासतदान तो बैठ जाते हैं नसीम साहब।
किधर सियासतदान बैठते तो हैं? सारे बैठ जाते हैं नसीम साहब, अगर नहीं कोई बंदा बैठता तो वो इमरान खान है। वो कहता है कि मैं इन सियासतदानों के साथ ना बैठूंगा, ना उठूंगा, ना इनसे बात करूंगा। लेकिन अब कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई है कि मेरे ख्याल से वो भी एक लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शायद इस किस्म की सियासत नहीं की थी अपोजिशन में, जिस तरह की अब उनको अपोजिशन करनी पड़ रही है, जेल भी काटना पड़ रहा है, तो उनको चीजें समझ आ जाएंगी। जिस तरह जरदारी साहब ने जेल काटी, उसके बाद जिस तरह वो मफामत की सियासत करते हैं। लेकिन बात यह कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है, असल सवाल तो उसके ऊपर है ना। नवाज शरीफ पे केसेस इमरान खान ने नहीं बनाए थे, जरदारी साहब के ऊपर केसेस नवाज शरीफ के दौर में चौधरी निसार थे उस वक्त वजीर दाखिला, उन्होंने बनाए थे। तो वो आपस में तो शेरो शिकम इस वक्त हुए हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान के जो असल मसाइल है उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये लड़ाई झगड़े, आप फैज को पकड़ ले जी, आप उसने फलां अच्छा, ये कर दिया था, उसका क्या नतीजा निकलेगा? परवेज मुशर्रफ पे आपने आर्टिकल 6 लगाया, तो आप क्या कर सके? आप कुछ कर सके? तो इन बातों का फायदा कोई नहीं है। जी सजाद साहब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पीटीआई के हैं ना नसीम सिद्दीकी साहब, ये एक मसला बड़ा ये भी है पीटीआई के लिए कि आज जिस तरह की हेयरिंग हुई है इलेक्शन कमीशन में, और जिस तरह से अकबर बाबर और उसके दूसरे लोग जो पीटीआई के, उन्होंने 8 लोगों ने पिटीशन दायर किया है कि ये एक बिल्कुल झल्लू किस्म के और एक फ्रॉडन किस्म के इलेक्शन हुए हैं पीटीआई के, और उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया सबको। तो ये बल्ला अगर पीटीआई के हाथ से चला जाएगा तो पीटीआई तो बिल्कुल बगैर, वो कहते हैं ना कि बगैर तलवार के उनको लड़ना पड़ेगा इस जंग को। और पीटीआई का तो बहुत बुरा वक्त नजर आ रहा है मुझे आने वाले इलेक्शन में। सजाद साहब, अब मुझे बताएं, अकबर एस बाबर का पीटीआई के साथ क्या ताल्लुक है? आज जो पीटीआई वर्कर्स बना के इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े किए हुए थे, वो डॉक्टर अपने तारिक फजल साहब लेके आए हुए थे, उसकी वीडियो भी एक जारी हो गई है। तो मतलब 2 नंबर काम हो रहा है हर तरफ से ना, पीटीआई को दबाने के लिए। आप बल्ले का निशान ले लेंगे, आपने भुट्टो साहब की पार्टी से तलवार का निशान ले लिया था, तो वो तीर पे इलेक्शन लड़ रही थे। तो ये बल्ले का निशान ले लेना, इसका मतलब है कि आप इलेक्शन से पहले ही हार मान चुके हैं। जब बल्ला बैलेट पेपर पे नहीं होगा, पीटीआई इलेक्शन में नहीं होगी, तो कौन इस इलेक्शन को मानेगा? और फिर उसी तरह इलेक्शन के बाद जो है सिलेक्टेड सिलेक्टेड या चुनतखब का जो है वो नारा लगना शुरू हो जाएगा, और पाकिस्तान के अंदर एनआरकी फैलेगी। एक दफा फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा दे, पब्लिक को चूज करने दें कि पब्लिक बल्ले को पसंद करती है, शेर को पसंद करती है, तीर को। जब आप पब्लिक को आने नहीं देते आगे, पब्लिक का इंटरेस्ट ही खत्म कर देते हैं, तो वहां पे आप नताइज क्या लेके आएंगे? मुल्क के हालात, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं होगा। और पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी इस्तेकाम बहुत जरूरी है। ये आपका जो स्टॉक एक्सचेंज की फिगर्स आ गई, डॉलर नीचे आ गया, आम आदमी को क्या रोटी मिल रही है? क्या नौजवान जो लाखों रुपए खर्च करने के बाद डिग्री लेके इस वक्त मारा मारा फिर रहा है, क्या उसको नौकरी मिल रही है? असल मसाइल ये हैं जिनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जी सजाद साहब। और यार नसीम सिद्दीकी साहब, ये सब तब तक मुमकिन ही नहीं है जब तक आपके मुल्क में स्टेबिलिटी ना हो, जब तक आपके मुल्क में सिक्योरिटी ना हो, जब तक आपके मुल्क में सस्टेन्ड पॉलिसीज ना हो। मुझे ये बताएं, इस सिक्योरिटी के साथ जब आपके बॉर्डर्स पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं और आपके सिक्योरिटी के इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, उस वक्त जब आपको वो जो आपका कोस्तान का इलाका है, बस से उतार के लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, जब इस सिक्योरिटी के साथ के बलूचिस्तान में और केपी में और हर जगह जगह पे अनरेस्ट है, और केपी में पिछले दिनों दहशतगर्दी में इतना इजाफा हुआ है, और इसके साथ, और फिर इसके साथ के आपके पास मुल्क में हर 3 साल के बाद एक डिस्टेबलाइजेशन ऐसी आती है, एक पॉलिटिकल पार्टी को नीचे जमीन में दफन किया जाता है, दूसरी को फिर से कब्र से निकाल के खड़ा किया जाता है। तो इसमें कैसे स्टेबिलिटी आ सकती है? और तीसरी बात कि आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपका जो एक पूरे का पूरा इकोनॉमी का ढांचा है, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है ही नहीं। और इसमें अगर आर्मी चीफ साहब ने इस वक्त कोशिश की है CFIS के जरिए कि वो जो एक इन्वेस्टमेंट का एक उन्होंने बड़ा अदारा बना दिया जिसमें वजीर आजम भी है और आर्मी चीफ भी है, और इसमें रह के थोड़ा बहुत बॉर्डरिंग को ठीक करके अपनी स्मगलिंग को रोक लिया है, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है।
लेकिन ये जब तक आप सिक्योरिटी को, सस्टेनेबिलिटी को, अपनी पॉलिसीज को और नहीं ठीक करते, और जब तक मिलिट्री जो है वो अपने असली रोल में वापस नहीं आती, पार्लियामेंट को एम्पावर्ड नहीं किया जाता, एक बेहतर गवर्नमेंट नहीं बनती, तो इसमें कैसे स्टेबिलिटी आ सकती है? कसूर एस्टेब्लिशमेंट का भी है और सियासतदानों का भी है। सबको अपने अपने कसूर मान के इस मुल्क को एक नए रास्ते पर लेकर जाने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ स्टबन है, आप ठीक कह रहे हैं कि वो जिद्दी है, लेकिन इमरान खान, आप नवाज शरीफ को 10 से ज़रब दे तो इमरान खान उससे भी ज्यादा बड़ा स्टबन है। सजाद साहब इजाजत दें मुझे यहाँ पे एक बात करने की, क्योंकि आपने काफी सवाल खड़े कर दिए हैं। असल में आप ये सुन ले, ये जो प्रोडक्शन होती है ना एस्टेब्लिशमेंट की, एक नया लीडर बनाने की, वो कभी भी एक सस्टेन, एक सिक्योर, एक सस्टेनेबल डेमोक्रेसी की तरफ नहीं जाता, बल्कि उसके अंदर ही एक नया तजाद होता है, साथ ही लड़ाई शुरू हो जाती है, मुल्क नए गड्ढे में गिर जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। जी, आपने बात बिल्कुल सही की, लेकिन आप देखें कि दुनिया में जंग भी हो रही हो ना, तो उस दरमियान भी इलेक्शन होते हैं। आपके मुल्क का आइन और कानून है ना, आइन के मुताबिक तो इलेक्शन अभी तक हो जाने चाहिए थे। जब आप आइन और कानून पे अमल नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह के हालात पैदा होंगे। और ये जो अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाइयाँ होती है ना, ये जमहूरियत का हुस्न है। आप तो देखें कि कोरिया की पार्लियामेंट में कुछ मुक्के चल रहे होते हैं, जापान की असेंबली में क्या कुछ नहीं हो रहा होता है, भारत भाई जमहूरियत का हुस्न तो है, लेकिन वो इस्लामाबाद में धरने, वो फेडरल कैपिटल में आके इस तरह का धरना नहीं देते कि इंटरनेशनली अगर चाइना के प्रेसिडेंट ने आना तो उसको रोक दो। वो आके ये नहीं कहते कि IMF को कि आप इनको लोन ना दो पाकिस्तान को। वो आके ये नहीं कहते कि पाकिस्तान श्रीलंका बनना चाहता है, यहाँ कोई आना नहीं चाहता। वो ये नहीं कहते कि बाहर के जो लोग बैठे हैं वो हुंडी के जरिए पैसा भेजें और पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान के खजाने में डॉलर ना आ सके सीधे। तो यार खुदा के लिए ये भी एक बात है, इसको आप माने। ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है, बल्कि ये बर्बादी है मुल्क की। जिस तरह सजाद साहब एक इंक्वायरी ये भी होनी चाहिए कि ये धरने फिर करवाता कौन है। फैजाबाद धरना जैसे किसने करवाया, इमरान खान का धरना किसने करवाया? अभी पिछले दिनों बंदियाल साहब को रोकने के लिए आपने मौलाना फजल रहमान की जो धरना करवाया, ये धरने करवाता कौन है? क्या ये सियासी जमातें करती हैं या इसके पीछे भी कोई होता है? नहीं तो फिर अभी तो काजी फायज ने जो फैजाबाद धरने का किया है उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने, काजी फायज ने बड़ा गलत काम कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए इस बात की। नहीं, मैंने वो एक गलत बात उससे साथ रिलेट नहीं थी कि मैंने कहा कि जब धरनों की बात आ रही है तो सिर्फ एक ही धरना नहीं है, धरने तो फिर करवाए जाते हैं। और किस मकसद के लिए करवाए जाते हैं, कौन पीछे होता है? फिर अगर इंक्वायरी करनी तो सबकी करो, फिर एक की ना करो जिसमें तो आपका नाम इन्वॉल्व था। आप फिर उसकी ना करो ना, फिर बाकी की भी करो। नहीं तो फिर जब धरने ही करवाने हैं तो फिर आप इकोनॉमी की बात क्यों करते हो? इकोनॉमी कैसे ठीक हो सकती है इस तरह की डिस्टेबलाइजेशन में, इस तरह की पॉलिटिकल फाइट्स में? आप क्या धरनों को जमहूरियत का हुस्न कहेंगे? क्या ख्याल है आपका? देखें, अगर तो धरने पॉलिटिकल पार्टीज अपने जोर पे कर रही हैं तो फिर तो वाकई हुस्न है। लेकिन अगर उसके पीछे साजिशें हैं, उसके पीछे कोई किरदार है, उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, तो फिर नहीं होना चाहिए। जिस तरह अभी आपने आर्मी चीफ साहब की बात की, जनरल आसिम मुनीर साहब की, बड़ी मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए। गो कि ये उनका काम तो नहीं है ना, वो तो सरहदें भी संभाल रहे हैं। वो आपका सैलाब होता है उधर भी आ जाते हैं, आपका जलजला आता है उधर भी आ जाते हैं। भाई उनको उनके काम करने दो। सियासतदानों को चाहिए कि अपने काम ठीक करें, अपनी, वो कहते हैं ना, मंजी तले डांग फेरें। जब तक अपनी मंजी तले डांग नहीं फेरेंगे तब तक मामला दुरुस्त नहीं होंगे। जी सजाद साहब, आपका ख्याल है कि सियासतदान अकेले जिम्मेदार हैं और खुद आप कहते हैं कि धरनों के पीछे कोई और होता है, और मंजी आप कहते हैं कि डांग सिर्फ सियासतदानों को फेरनी चाहिए? तो देखिए, सियासतदान उनके हाथ मजबूत करते हैं ना, जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, उनके हाथ कौन मजबूत करता है? उनके पास कौन रात को छुप छुप के डिग्गियों में जाके मिलता है? तो जब सियासतदान उस चीज को खत्म करेंगे, ऑन करना, तो फिर हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। नहीं तो उनका कोई कसूर नहीं है जो मुलाकात करते हैं, जिनका काम ही नहीं मुलाकात करना। देखे ना, फिर बात तो ताली दोनों हाथों से बजती है ना। तो फिर आप उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे? आप अकेले। मैं उनका जिक्र तो किया है, उनका जिक्र तो किया कि धरनों के पीछे कौन है, इन चीजों के पीछे कौन है, और इनको सपोर्ट सियासतदान करते हैं ना। अगर ना फैजाबाद धरना होता, ना इमरान खान उनकी बात पे धरना करता, ना मौलाना फजल रहमान उनके कहने के ऊपर धरना करते,
तो फिर हालात बेहतर हो सकते हैं ना। तो बात तो ये है कि सियासतदान बिक जाता है ना, ये कमजोर पड़ जाता है। जब आप कमजोर पड़ेंगे तो फिर बहरहाल आपको इस तरह के हालात बहरहाल का सामना करना पड़ेगा। सिद्दीकी साहब, ये मुल्क है पाकिस्तान जो है ना तो सिर्फ सियासतदानों का है, ना एस्टेब्लिशमेंट का है। ये पाकिस्तान के 26 करोड़ लोगों का मुल्क है, और इस मुल्क को अगर आगे लेकर जाना है, नई नस्ल का हमें ख्याल करना है, अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी को ठीक करना है, तो फिर सबको अपने अपने दायरे में रह के काम करना होगा। और अगर दायरे में नहीं रहेंगे तो फिर यही हाल होगा जिसको हम यहाँ पे भुगत रहे हैं। जिस तरह का वो कहते हैं ना, अब जनरल असद दुरानी ने लिखा है ना कि वो लेकर तो आए थे इमरान खान साहब को एक कठपुतली के तौर पर, लेकिन वो उनके लिए मॉन्स्टर बन गया। कभी मॉन्स्टर नवाज शरीफ बन जाता है, कभी इमरान खान बन जाता है, कभी कोई बन जाता है। ये तब तक शैतानी खेल जारी रहेगा जब तक आप अपने मुल्क को अपने अपने दायरे में रहकर लोग काम नहीं करेंगे। आज के लिए सिद्दीकी साहब इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।